हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि ईवीएस पेडागोजी के भाग से पूछ लिए गए हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य है सीखने का विस्तार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि अधिगम के विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा जो लाभदायी होगा ना, वह है कि किसी भी चीज़ों को हम मूर्त रूप में दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि वह मूर्त दुनिया से डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसी के अनुसार वह अपने वातावरण से संपर्क में होकर के ही प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो हम पशु उपप्रकरण के क्षेत्र में हम पशुओं को, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं को चित्रों को यहाँ पे चित्रों को नहीं दिखाएंगे, उनको मूर्त रूप में सीधे ही दिखाएंगे। प्राणी उद्यान में बच्चों को ले जा करके उनके पशुओं और जानवरों को सीधे से ही दिखाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। तो फ्रेंड्स, जो त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने से ज्ञात करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है ना, वह है परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। बच्चा जब परिवार तथा समुदाय में किसी भी जल से संबंधित त्योहारों को परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करेगा ना, तो बच्चा वहाँ पे बुजुर्गों के द्वारा जो भी चीज़ हो रही हैं उनसे वह ज़्यादा नॉलेज को ग्रहण कर पाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं? पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाओं द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा सिखाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम पर्यावरण को ऐड नहीं, अलग से उसकी सब्जेक्ट को ऐड नहीं किए हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी पर्यावरण है ना, वो बच्चों को भाषा और गणित के रूप में ही सिखाई जाती है, उनमें कोई पर्यावरण नाम की कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित संकल्पनाएं कौशल, भाषा कौशल तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एग्जाम्पल पूछ लिया है, तो जल तो हमारा प्राकृतिक हो जाएगा जो कि वातावरण से संबंधित है, और जंगल भी, स्मारक भी नेचर से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे जो समुदाय है वह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है
विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो अधिगम होता है बच्चों में ना, वो प्राइमरी रूप से अपने वातावरण से, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रतिक्रिया करके होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, इस पर से शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थी हैं, अर्थात जो मेंटली और कॉग्निटिव रूप से असहाय हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने में कौन सी युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्यों को भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और पृथक रूप से भागों को पूरा करेंगे, तो जो उनकी दिमागी अक्षमता है ना, वो उनसे छोटे छोटे भागों में बांट के उनको सिखाएंगे तो वो जल्दी से सीखेंगे। ठीक है ना? चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, संकल्पना मानचित्र बनाना। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु को विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना? विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु हम संकल्पना मानचित्र के द्वारा बहुत आवश्यक चरण है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है संज्ञानात्मक स्तर से, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे समग्र का मूल्यांकन में शब्द है ना, उसका ये है कि व्यापक समग्र विकास से, मतलब कि उसके बच्चे के भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सभी क्षेत्रों में विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीखने का आकलन पर्यावरण के क्षेत्र में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, मतलब कि हम उन्हें कार्य में व्यस्त रख रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जान रहा है कि नहीं, सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। तो यह सीखने के आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अध्ययन में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं को, सिर्फ चुनिंदा मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन अवधारणाओं को ध्यान केंद्रित करने का यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण राइट है। ठीक है ना? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन जो बी सी को कनेक्ट करेगा वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों का विकास कर रही है? अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद। प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता, प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले अवलोकन करना है और फिर प्रश्न करना है, संवेदनशीलता, उसके दिमाग में इन चीज़ों को प्रति क्या संवेदनशीलता हो रही है, और फिर अंत में संवाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री, जानवर। फ्रेंड्स यहाँ पे जल हमारा प्रमुख थीम हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। मौसम, सामग्री ये सभी उप थीम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सेकेंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि उच्च चिंतन वाले मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को किसमें ज़्यादा मतलब किसमें ज़्यादा दिमाग का यूज होगा, कौन सा ज़्यादा सोचने वाला होगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा कि जब हम ऐसा प्रश्न बच्चे से पूछेंगे ना कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, तो वो दिमाग लगाएगा, वो उसको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, तो अपनी वो मेंटलिटी का यूज़ करेगा। इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो, पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स तैयार करना। ठीक है ना, ये उसको सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की सर्वाधिक उपयुक्त आकलन इसके द्वारा किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।